बात होगी बिहार में तेज हुए चुनाव प्रचार की, चुनाव आयोग पर उठते सवालों की। देखेंगे महाराष्ट्र में वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष के मार्च को, पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर बढ़ते बवाल को, जानेंगे कैसे आंध्र प्रदेश में मची भगदड़ और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बड़ा आरोप, मोदी सरकार जबरन थोप रही हिंदी। कहा हिंदी अंग्रेजी से हमारे बच्चों की प्रतिभा घट रही, कन्नड़ की हो रही उपेक्षा। छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम मोदी, 14,260 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा राज्य विकास की नई बुलंदी छुएगा। केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। सीएम पिनराई ने विधानसभा में किया ऐलान। दक्षिण अफ्रीका के साथ महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेलने को भारत तैयार। 2 नवंबर को नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा मैच। पहली बार विश्व कप जीत सकता है भारत। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर का प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस बीच अब प्रियंका गांधी की भी चुनाव प्रचार में एंट्री हो गई है। प्रियंका की 2 रैलियां थी, लेकिन एक मौसम के चलते रद्द हो गई। वहीं अमित शाह और तेजस्वी यादव की रैलियों पर भी मौसम का असर दिखाई दिया। तो चुनावी रण में क्या रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव पर इस बार मौसम का असर दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते स्टार प्रचारक रैली स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अधिकांश रैलियों को या तो रद्द करना पड़ रहा है या फिर फोन से संबोधित किया जा रहा है। लेकिन अब मौसम धीरे धीरे खुल रहा है तो प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बिहार चुनाव में पहली रैली की। बेगूसराय की रैली में प्रियंका ने कहा, एनडीए के बड़े नेता जब बिहार आते हैं तो वो या तो 20 साल आगे की बात करते हैं या नेहरू इंदिरा का जिक्र करते हैं। वो न बेरोजगारी की बात करते हैं, न किसानों की, न पलायन की। जबकि बिहार के लाखों युवा रोजगार की तलाश में अपने घर छोड़कर बाहर काम करने को मजबूर हैं। इसलिए इस बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के वादों के झांसे में न आएं और बदलाव के लिए मतदान करें। प्रियंका ने आगे कहा कि पीएम मोदी अब महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैसे ले लीजिए, लेकिन उनको वोट मत दीजिए। उन्होंने आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं किया। प्रियंका ने एनडीए पर तीखा हमला किया तो तेजस्वी यादव ने भी सत्ता परिवर्तन के लिए जनता से वोट मांगे। तेजस्वी ने कहा कि हमने जो वादे किए हैं सरकार बनने पर हर वादे को पूरा करेंगे, हर परिवार को नौकरी मिलेगी। तेजस्वी ने बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग जिंदा है या नहीं। बिहार में दिन दहाड़े लोगों की जान ली जा रही है। पुलिस अधिकारी हो या विपक्ष का नेता, कोई सुरक्षित नहीं है। एफआईआर हुई पर आरोपी खुलेआम रैलियों में घूम रहे हैं। उनके पास बंदूकें और बारूद होती है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कानून केवल विपक्ष के लिए है? बिहार में अपराधियों को सत्ता का पूरा समर्थन प्राप्त है और ये स्थिति अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। चुनाव आयोग कहीं गायब है। 10-10 हजार रुपए रिश्वत बांटी जा रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। महागठबंधन के समर्थन में अखिलेश यादव ने भी रैली की और जनता से मांग की कि जैसे लोकसभा चुनाव में अवध की जनता ने बीजेपी को साफ कर दिया था, वैसे ही इस बार बिहार में मगध की जनता बीजेपी को साफ कर दे। तो वहीं एनडीए की तरफ से अमित शाह मैदान में उतरे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनकी अधिकांश रैलियां रद्द हो गई। सवाल तो उठता है कि क्या कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है? सत्ताधारी दल पर चुनाव आयोग की इतनी मेहरबानी की वजह क्या है? वैसे इस वक्त बिहार की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति ने भी चुनाव आयोग को फंसा दिया है। मोकामा में जनसुराज पार्टी समर्थक और गैंगस्टर से नेता बने दुलार चंद यादव की जान लेने की घटना ने विपक्ष के इन आरोपों को और बल दे दिया है, जिसके बाद आयोग भी सख्त नजर आ रहा है। लेकिन उसकी कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनावी शोर के बीच दुलारचंद यादव के लिए न्याय की मांग जोर पकड़ रही है। मोकामा में जनसुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की जान लेने की घटना से लोगों में आक्रोश है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके बावजूद माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है और अब जाकर चुनाव आयोग ने भी इस घटना का संज्ञान ले लिया है। आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक और पटना के जिला निर्वाचन अधिकारी से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने कहा कि मोकामा की इस घटना की विस्तृत तौर पर जांच कर तत्काल रिपोर्ट सौंपी जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं न केवल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, बल्कि चुनावी माहौल को भी प्रभावित करती हैं। यही नहीं, चुनाव आयोग ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने अधिकारियों को बिहार में सभी लाइसेंसी हथियार जमा कराने और अवैध हथियारों की बरामदगी का टास्क दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। चुनाव की घोषणा के साथ ही हथियार जमा करने का काम सख्ती से शुरू हो जाता है। फिर चुनाव आयोग क्या इतने दिनों से सो रहा था या इंतजार कर रहा था कि ऐसी कोई घटना घटेगी फिर वो एक्शन में आएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि ये घटना 30 अक्टूबर की है,
जब दुलार चंद जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। इस दौरान हुई गोलीबारी में उनकी जान चली गई। इस घटना के लिए जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया है। उनके साथ ही कई अन्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई, जिसके बाद नीतीश सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है। दुलार चंद की पीएम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उनके पैर में गोली लगी थी, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि दुलार चंद की जान गोली लगने से नहीं गई। उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। ऐसे में इसकी कोई दूसरी ही वजह है। बहरहाल इस घटना ने बिहार की एनडीए सरकार में महाजंगल राज के विपक्ष के आरोपों को और बल दे दिया है, जिसका इस चुनाव पर बड़ा असर पड़ना तय माना जा रहा है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है। उस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र में एक के बाद एक सीटों पर वोटों में धांधली का खुलासा करने के बाद अब विपक्ष ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। महाविकास आघाड़ी ने वोट चोरी के खिलाफ सत्याचार मार्च निकाला। इस दौरान शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस को खुली चुनौती दे दी। तो क्या कुछ हुआ इस रैली में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष ने मुहिम छेड़ दी है। महाविकास आघाड़ी ने एकजुट रूप से सरकार के खिलाफ सत्याचार मार्च निकाला। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक का हवाला देते हुए इस रैली की इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद विपक्षी दलों ने हार नहीं मानी। इस रैली में सबसे ज्यादा ध्यान बटोरा ठाकरे ब्रदर्स ने। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक मंच से बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला। खास बात ये रही कि मंच से प्रमुख राज ठाकरे मोर्चा स्थल तक लोकल ट्रेन से पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। मुंबई के मेट्रो सिनेमा से लेकर बीएमसी कार्यालय तक रैली के बाद महाविकास आघाड़ी की सभा हुई। इस दौरान शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कड़े स्वर में कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की गई। हमारी पार्टी, नाम और चुनाव चिन्ह चोरी हो गए। अब वोट चोरी हो रही है। चुनाव आयोग का सर्वर बीजेपी दफ्तर है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि विरोधियों को बेनकाब करेंगे। मैं देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती देता हूं कि मुझे बेनकाब करें, दिखाएं कि हमें कैसे फायदा हो रहा है। उन्होंने महायुति सरकार को सीधी चुनौती दे दी। तो मन से प्रमुख राज ठाकरे ने भी वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी और पालघर के 4,500 मतदाताओं ने मालाबार हिल में भी मतदान किया था। इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, क्योंकि अगर मतदाता सूची में ही गड़बड़ी रहेगी तो चुनाव का असली मतलब ही खत्म हो जाएगा। इस मार्च में एनसीपी, शरद गुट, कांग्रेस, माकपा, समाजवादी पार्टी, एसएचकेपी और अन्य संगठनों के नेता भी शामिल हुए। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि आज लोगों में असंतोष है। विपक्षी नेताओं ने एक स्वर में चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मतदाता सूची की गड़बड़ियों की जांच नहीं की तो ये आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। अब ये देखना होगा कि वोट चोरी के खिलाफ ये लड़ाई कहां तक जाती है। क्या सरकार बैकफुट पर आएगी? वोट चोरी के खिलाफ महाराष्ट्र में एमवीए ने आंदोलन छेड़ दिया है, तो एसआईआर को लेकर भी महाभारत छिड़ी हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से देशव्यापी एसआईआर के ऐलान के बाद से ही इसका विरोध और तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी अब चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरकर मोर्चा खोलने की तैयारी में है, जिससे चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ सकती है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का विरोध पूरे देश में ही हो रहा है और अब ये मामला पश्चिम बंगाल में भी गरमाया हुआ है। बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम ममता ने बार बार इस प्रक्रिया का विरोध किया है और अब उन्होंने और पार्टी ने इस प्रक्रिया का विरोध और तेज कर दिया। सीएम ममता ने चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने तय कर दिया है कि बंगाल में ये प्रक्रिया होने वाली है। ऐसे में टीएमसी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराएंगी। वो 4 नवंबर को कोलकाता में रैली करेंगी। इस दौरान चुनाव आयोग पर हल्ला बोलेंगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सीएम ममता ने 4 नवंबर का ही दिन क्यों चुना है। दरअसल 4 नवंबर वो दिन है जब बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओस की तरफ से एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे। ऐसे में सीएम ममता चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद करती नजर आएंगी। ममता तो शुरुआत से ही ये कहती आ रही हैं कि इस प्रक्रिया के जरिए बीजेपी एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रही है और अब सीएम ने ठान लिया है कि वो चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करने देंगी। बता दें कि 31 अक्टूबर को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक ऑनलाइन बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी नेताओं को एसआईआर में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। अभिषेक बनर्जी मतदाता सूची में हेरफेर करने की भाजपा की साजिश के खिलाफ पार्टी के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। चुनाव आयोग के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, तो मुश्किल में फडणवीस सरकार भी दिख रही है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार एक बयान देकर बुरी तरह फंस गए। उन्होंने कहा कि सरकार आखिर कितनी बार किसानों का कर्ज माफ करेगी, जिसके बाद सिर्फ अजित पवार ही नहीं बल्कि पूरी महायुति सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। राज्य में पूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन हाल ही में सरकार के आश्वासन के बाद रद्द हुआ था, लेकिन इसी बीच डिप्टी सीएम अजित पवार के एक बयान ने किसानों की नाराजगी को और भड़का दिया है। बारामती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा कि सरकार कितनी बार किसानों के कर्ज माफ कर सकती है और क्या इस तरह की वित्तीय रियायत देना टिकाऊ है। सरकार कितनी बार कर्ज माफ कर सकती है और मुफ्त की चीजें बांट सकती है। उन्होंने किसानों को 0% ब्याज पर कृषि लोन मिलने पर नियमित भुगतान की आदत विकसित करने की सलाह दे दी। अजित पवार ने यह भी याद दिलाया कि पहले शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की सरकारों ने भी कर्ज माफ किए थे। हालांकि उन्होंने महायुति के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इस बार इसे लागू किया जाएगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि घोषणा पत्र में किए गए वादे के बावजूद डिप्टी सीएम का यह बयान सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। सोशल एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि किसानों को अगले चुनावों में वोट देते समय अजित पवार की बातों को याद रखना चाहिए। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे वोट मुफ्त की चीजें नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि सरकार की तरफ से कर्ज माफी पर टाल मटोल जारी रहने पर किसानों का विरोध बड़ा रूप ले सकता है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। खासकर बीएमसी चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार को दोहरा झटका लग सकता है। अजित पवार के इस बयान से न केवल उनकी बल्कि पूरी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अजित पवार के बयान ने महायुति सरकार को बुरी तरह फंसा दिया है तो विपक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। देश भर में जाति जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। ये देश का पहला डिजिटल सेंसस होगा जिसमें पहली बार जाति की भी गिनती की जाएगी। इस मुहिम को विपक्ष की सरकार पर लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा माना जा रहा है। तो क्या है इस जाति जनगणना को लेकर पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जाति आधारित जनगणना का पहला चरण 1 नवंबर 2025 से शुरू हो गया है। आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब देश में जाति जनगणना की जा रही है। इस प्रक्रिया को विपक्ष के लंबे समय से सरकार पर बनाए जा रहे दबाव का नतीजा माना जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिसमें 1 से 7 नवंबर 2025 तक वेबसाइट के जरिए सेल्फ एन्यूमरेशन यानी कि खुद जानकारी भरने का ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद 10 से 30 नवंबर तक गणना कर्मी यानी इन्यूमरेटर घर घर जाकर मोबाइल ऐप की मदद से बाकी डेटा जमा करेंगे। इस दौरान हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस यानी HLO के तहत मकान संख्या, परिवार के मुखिया, बिजली, पानी, शौचालय और उपयोग किए जाने वाले ईंधन समेत लगभग 10 सवाल पूछे जाएंगे। अधिकारियों ने बताया है कि यह अभ्यास सेल्फ कैलकुलेशन मॉड्यूल की प्रभावशीलता को जांचने के लिए किया जा रहा है और ये देश का पहला डिजिटल सेंसस होगा जिसमें जाति आधारित गणना भी शामिल होगी। जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में पुरजोर तरीके से ये मांग उठाई थी और सार्वजनिक मंचों से बार बार ये दोहराया था कि जाति जनगणना तो हम करवा कर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर देश भर में जाति जनगणना कराएगी और आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को भी हटाएगी ताकि वंचितों को उनका उचित हक मिल सके। इसलिए इस फैसले को विपक्ष की एक बड़ी जीत बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि ये जनगणना सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है और आने वाले समय में नीति निर्माण और आरक्षण की राजनीति पर गहरा असर डाल सकती है। जाति जनगणना को देश के विकास के लिए काफी अहम माना जा रहा है। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा गरमाई हुई है। इस बीच दक्षिण भारत से दुखद घटना सामने आई है। आंध्र के कुशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के मौके पर भगदड़ मच गई, जिसमें 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। घटना को लेकर सरकार की तरफ से भी बयान सामने आया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। राज्य के श्रीकाकुलम के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के मौके पर एक दुर्घटना घट गई। ज्यादा भीड़ के कारण मची भगदड़ में 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जिनमें 8 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक मंदिर में आने जाने का एक ही रास्ता था, जो कि संकरा था। एकादशी के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी, जिससे एंट्री गेट पर जबरदस्त दबाव बन गया। धक्का मुक्की बढ़ने से एक रेलिंग टूट गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और भगदड़ शुरू हो गई। इस दौरान कई महिलाएं और बच्चे भीड़ के नीचे दब गए। हादसे के सामने आई वीडियो में मंदिर की सीढ़ियों पर कई लोग बदहवास और बेसुध दिखाई दे रहे हैं। लोग दहशत में जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दिखे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। राज्य की गृह मंत्री अनीता ने बताया कि मंदिर पहली मंजिल पर स्थित है और यहाँ सिर्फ 20 सीढ़ियां हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि एकादशी के कारण श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य 1500 से 2000 की तुलना में बहुत ज्यादा थी। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य प्रकाश ने तो दावा किया कि 25,000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंच गए थे
जो मंदिर की क्षमता से कहीं ज्यादा था। सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं श्रीकाकुलम के पुलिस अधीक्षक केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि मंदिर के प्रशासक हरि मुकुंद पांडा पर गैर इरादतन जान लेने यानी आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई राहत या मुआवजे राशि का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इस घटना ने न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। हिस्ट्री रिपीट्स अगेन, ये बात कहने को है, लेकिन ये लागू कई जगह पर होती है। जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे अब अलग अलग हो चुके हैं। उन्होंने अपनी अपनी राजनीति की राह अलग अलग कर ली है। तेज प्रताप ने तो अपनी अलग पार्टी बना ली है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बार पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ उनके चाचा शिवपाल यादव उनके सामने मैदान में आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने भी अपनी पार्टी बना ली थी अलग। यहाँ पर दोनों बेटों के बीच में राबड़ी यादव फंस गई हैं और उनकी ममता आड़े आ रही है। शायद उन्होंने कहा कि वो दोनों ही बेटे उनके हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में तेज प्रताप के वो नहीं जाएंगी, क्योंकि ये घर की बात है। घर के बेटे सब मेरे लिए समान ही हैं। अब देखिए, अगर घर की बात है तो घर में ही रहे। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।